बुढ़ापा एक बोझ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा एक बोझ। आज विकास अपने बाबूजी के जन्मदिन पर 3 महीने बाद घर वापस आ रहा था। इसलिए बाबूजी को देखने के लिए 3 महीने से आंखें तरस गई थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। हाँ बेटा बोलो। पापा दादा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ आज दादाजी का जन्मदिन है। उनके लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज है, पर तुम अपनी माँ को मत बोलना और ना ही दादाजी को बताना, विकास ने अपने 4 साल के बेटे से कहा। पर दादाजी, तो उस बच्चे की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और फ़ोन कट गया। विकास अपने पिता के लिए कश्मीरी शॉल, जूते, जलेबी, जो जो उनके पसंद का था सब पैक करवा लिया और बाबूजी के रूम के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा। बाबूजी को टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी और मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बाबूजी ने अपनी इच्छाओं को मन के किसी कोने में दफन कर दिया था। वो आज अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उन्हें वो हर खुशियाँ देना चाहता था जिनका उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए त्याग दिया था। कितना खुश होंगे बाबूजी आज 3 साल बाद विकास को सरप्राइज देने के साथ देखकर। यह सोचकर ही विकास की आंखें गीली हो गई। विकास ने बस से सामान उतार कर एक रिक्शा में रख दिया। कहाँ जाना है बाबूजी? आपको पहले ही बता दीजिए, अब इस बूढ़ी से ज़्यादा दूर रिक्शा नहीं चला जाती। विकास के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई और अनायास ही मुंह से निकल पड़ा, यह आवाज़ तो बाबूजी की लग रही है। उसने पलट कर देखा तो अपने पिता को इस हालत में देखकर उसके आंखों से आंसू आ गए। बाबूजी, आप यहाँ बैठे को सामने देखकर पिता भी फूट फूट के रोने लगे। तो विकास ने छोटे बच्चों की तरह अपने पिता को गले से लगा लिया। उसने एक बार भी बाबूजी से उनकी हालत का कारण नहीं पूछा। जानता हूँ राधिका बाबूजी को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन वह इतना गिर जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। विकास अपने पिता को घर लेकर पहुंचा तो देखा राधिका अपनी सहेलियों के साथ कैरम खेलते हुए बोली, अच्छा किया ना, मैं तुम सबके कहने पर उस बूढ़े को घर से निकाल दिया। अरे बेटा आएगा तो कह दूंगी तीर्थ यात्रा पे गया है। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि तभी विकास की आहट सुनकर राधिका हकलाते हुए बोली, अरे आप कब आए? बाबूजी कहाँ है? विकास ने गुस्से में बोला। राधिका शक पकाते हुए बोली, बाबूजी तो दिनों काका के साथ वृंदावन गए हुए हैं। कह रहे थे कि 2-4 दिन में लौट आएंगे। राधिका को झूठ बोलता देख विकास खींचकर 2 तमाचे राधिका के गाल पे जड़ दिया। तो राधिका की सहेलियों ने जो भी अब तक ठहाका लगाकर उसके बाबूजी का अपमान कर रही थी, वो भी एक एक करके चुपचाप वहाँ से 9-11 हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? सुरेश जी को घर में देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए जाकर दादाजी के गले से लिपट कर रोने लगे। विकास गुस्से में राधिका के बाल पकड़ के दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बाबूजी को घर से निकालने की? बेटा बहू को कुछ मत बोलो, यह तो सब मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम मेरी वजह से अपने के रिश्ते खराब मत करो। मैं जैसा भी हूँ वही ठीक हूँ, कम से कम मुझे अपने जैसे लोग तो वहाँ मिल जाते हैं जो अपना एक दूसरे के साथ दुख बांट लेते हैं। इतना कहकर सुरेश जी वहाँ से जाने लगे तो विकास ने बाबूजी का रास्ता रोक लिया और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी मत जाइए मुझे छोड़कर, माँ की बात, अब क्या आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? विकास ने गुस्से में राधिका का हाथ पकड़ा और उससे दरवाजे के बाहर निकाल कर बोला, जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती, उनका ध्यान नहीं रख सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? इतना कहकर विकास ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे दादाजी को फिर से अपने कमरे में ले गए और उनके साथ खेलने लगे। विकास हॉल में सोफे पर धम से बैठ गए और पर्स में से अपनी माँ की तस्वीर निकालकर देखते हुए रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए बाबूजी की ऐसी हालत हो गई। विकास को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, माँ तो जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। सुरेश जी ने कभी भी विकास को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी।
बचपन से उसने नहलाना धुलाने से लेकर जवानी तक इस पढ़ाई लिखाई और कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ने में उसका कदम कदम पे साथ दे। एक बार सुरेश जी की बहन बचपन में कहा भी था कि भैया मुझे विकास को दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। आप माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे या फिर एक आया लगा लीजिए जो विकास का ध्यान रखे। लेकिन सुरेश जी ने न अपने बेटे को बहन को दिया और ना ही आया को रखा। विकास पढ़ लिखकर कामयाब हो गया तो सुरेश जी ने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। लड़की देखने में अच्छी थी लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ साल बाद ही वो अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी। विकास की शादी को 7 साल हो गए थे। राधिका की गोद में 2 बच्चे भी आ चुके थे। दोनों बच्चे दिन रात दादा दादा करके सुरेश जी से लिपटे रहते, लेकिन राधिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बच्चों को पता नहीं किया पट्टी पढ़ाई की दोनों बच्चे भी अपने दादा से नफरत करने लगे। अभी कल की ही बात है। सोचते सोचते विकास ख्यालों में खो गया। अरे बाबूजी कहाँ मर गए, समझ में नहीं आता है कि जब भी उन्हें आवाज़ लगाओ एक बार में भी तो कभी सुनते नहीं। वैसे तो घर में इधर उधर घूमते ही रहते हैं और क्यों ना घूमे, खाने की खुशबू जो इन्हें खींच लाती है, पर जब ज़रूरत पड़े इन्हें ढूंढूं तो न जाने कहाँ लापता हो जाते हैं। पतीली में थोड़ी सी दूध थी तो मैंने सोचा काम वाली के साथ उनके लिए भी इसी बर्तन में चाय बना देती हूँ, और अगर ये चाय बर्बाद हुई तो मुझसे बुरा उनके लिए और कोई नहीं होगा। फिर मांगते रहेंगे चाय, मैं तो नहीं देने वाली हूँ। बाबूजी कहाँ चले गए? चाय ठंडी हो रही है, पानी है तो पी लीजिए, मुझे और भी काम है। राधिका अपने ससुर सुरेश जी को आवाज़ लगाती है। शनिवार का दिन था, बच्चों के स्कूल में छुट्टी थी, बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी सुरेश जी अपने पोते पोती के कमरे में आकर बोले, बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बगीचे में, देखो कितनी अच्छी हवाएं चल रही है और कितने नए नए फूल खिले हैं। उन फूलों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे गुस्से में बोले, दादाजी हमें नहीं जाना आपके साथ बगीचे में, और आपको कितनी बार कहा है कि जब हम खेल रहे हैं तो आप हमें डिस्टर्ब मत करो। आप जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते हैं? हर वक्त आप हमें परेशान करते रहते हैं। मम्मी ओ मम्मी देखो ना, दादाजी हमें परेशान कर रहे हैं। रूही और बंटे अपनी माँ राधिका से अपने दादाजी की शिकायत करते हैं। राधिका हाथ में मोबाइल लेते हुए आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, आपसे एक जगह बैठा भी नहीं जाता? इतनी देर से चाय के लिए आवाज़ लगा रही थी और आप यहाँ बच्चों के कमरे में हैं, सब देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो क्यों परेशान कर रहे हैं? वो आपके साथ क्या गुल्ली डंडा खेलेंगे या बुड्ढों की कहा सुनेंगे? मन नहीं लगता है तो घर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? एक तो घर के कामकाज नहीं होते और शाम होते ही आप परेशान करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो जानबूझकर आप बच्चों को परेशान करते हैं ताकि वो मुझे मेरी माँ से बात भी नहीं करने दे। आखिर आप चाहते क्या है? सूरज जी बोले, बहू मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ। अन्य दिनों में तो मैं बच्चों को इसलिए कुछ नहीं कहता कि स्कूल के गृह कार्य से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती होगी। बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं। आज शनिवार है, आज तो बच्चों की छुट्टी है, मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों के से बात कर लेता हूँ। राधिका बोली, जब बच्चे आपसे बात ही नहीं करना चाहते तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? सूरज जी बोले, जब तुम्हारी सास जिंदा थी कहती थी मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं होता। आज देखो समय का पहिया कैसे घूमा। आज मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। पूरा जीवन सबके लिए कमाने और उनको खुश रखने के सामान जुटाने में बिता दिया, यह सोच कर कि उनके बच्चों के साथ अपना बचपन जीऊँगा, पर देखो मेरे ही घर में मेरा ही अस्तित्व बिखर रहा है। राधिका बोली, मन नहीं लगता है तो घर के काम क्यों नहीं करते हैं? बस सब्जी और दूध लाकर रख देते हैं, उसके बाद हाथ समेट कर आप बैठ जाते हैं। अरे कम से कम जाली वाले साफ कर दीजिए, और कुछ नहीं होता तो बगीचे में झाड़ू लगा दीजिए। पर नहीं, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा तो जो करना है कीजिए। इतना कहकर वो बच्चों के लिए मैगी बनाने चली गई। सुरेश जी बोले, बहू जब रसोई में जा ही रही हो तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। राधिका रसोई से बोली, हाँ वहाँ टेबल पर 5 रुपये का सिक्का है, वो ले लीजिए और जाकर नुक्कड़ या स्टेशन पर जाकर चाय पी लीजिए, दूध खत्म हो गया है।
सुरेश जी ने अपनी टूटी हुई छतरी बगल में दबाई और निकलने लगे। तभी उनका बेटा विकास शनिवार की ड्यूटी खत्म करके घर जल्दी लौटा। अरे बाबूजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सुरेश जी बोले, बेटा तुम जाओ। और सुरेश की आंखें भर आई। उन्हें लगा जो उन्होंने अपने बेटे को संस्कार दिए थे वो वापस अपने पिता को दे रहा है। इससे ज़्यादा एक बेटा अपने पिता के लिए क्या ही कर लेगा, और पिता को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। सुरेश जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकलते और सोचने लगे, जब विकास को ले जाता था अपने जेब खर्च के लिए भी हमसे पैसे मांगता समय बहुत हिचक जाता था, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब सुरेश जी एक दुकान पर काम करते और किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। राधिका का स्वभाव तो सबको पता था। वो हर वक्त ससुर जी के खिलाफ विकास को कान भरती रहती थी। उसे और उनके बच्चों को बड़े बुजुर्गों का टोकन और गलत और सही का भेदभाव समझाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रूही और बंटी भी कभी सुरेश जी के कमरे में नहीं जाते थे, ना ही उनके साथ कभी बातें करते थे। और विकास तो दफ्तर से लौटते लौटते इतनी देर हो जाती थी कि वो इतना थक जाता था कि खा पी कर सो जाता था। कभी कभी पिता से तो हाल चाल भी नहीं ले पाता था। न जानिए कौन से काका है जिनके बारे में अक्सर सुरेश जी विकास को बताते हैं और उनका नाम लेकर वो घर से निकल जाते हैं। विकास को एक रोज़ शंका हुआ कि पिताजी को घर से मन क्यों नहीं लगता है। अक्सर वो काका के पास जाने की बात क्यों करते हैं। यही सब सोचकर वह उस रोज़ सूरज जी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि किसी काका के घर न जाकर स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे एकांत में उसके सहारे घंटे भर बैठे रहते हैं। विकास को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। विकास ने पलट कर देखा तो पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो? वे यहाँ अक्सर आते हैं, उस पेड़ के सहारे बैठे रहते हैं और ढलते हुए शाम को देखते हैं, और न जाने उस पेड़ को शांति कहकर कितनी ही बातें करते हैं। जब मन नहीं हल्का हो जाता है तो वह वापस घर लौट जाते हैं। विकास आश्चर्य से उन्हें देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, ये अकेले नहीं है, ऐसे कितने ही माता पिता तुम्हें स्टेशन पर या पार्क में अकेले बैठे दिखेंगे। विकास बोला, और क्यों काका, वो यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब हम बुजुर्ग को घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है तो अकेलापन हमें खाने को दौड़ता है। तब हम घर से किसी अपने की तलाश में बाहर भटकते हैं। राधिका विकास बोला, पर जिसका परिवार होता है वो क्यों इधर उधर भटके? बुजुर्ग हंसकर बोला, बेटा परिवार होने के बाद भी अगर उन्हें समय ही ना कोई दे तो अपना समय वो कहाँ काटेंगे? तुम बेचारे चले आते हैं। वैसे तुम्हें पता है बुढ़ापे में इंसान का मन बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उसे प्यार और सम्मान के साथ परिवार के साथ की ज़रूरत होती है। जो परिवार के सदस्य समझ नहीं पाते उनके लिए माँ बाप एक पुराने सामान की तरह हो जाते हैं जिस पर उनका ध्यान कभी ही नहीं जाता। बच्चे सोचते हैं माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी ली, तब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। बाहर अपने साथ ले जाने से कतराते हैं, बात करना तो दूर उनकी राय भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जबकि बुजुर्ग अपनी राय और अनुभव से अपने बच्चों को जीवन में आने वाले संकटों से बचने का उपाय बताते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, आज मेरा समय भी कट गया, कल के कल देखेंगे। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग चुपचाप वहाँ से चले गए। विकास भी वहाँ से चुपचाप घर आ गया। घर आकर अकेला बैठा था तभी सुरेश जी घर में प्रवेश किए। बेटे को देखकर मुस्कुराए। बच्चों और बहू की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर घर के किसी सदस्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चे आपस में खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। वहीं राधिका फोन पे अपनी माँ से इधर उधर की बातें कर रही थी। सुरेश जी के किसी को कोई चिंता नहीं थी, मानो उस घर में उनका कोई अस्तित्व भी नहीं था। घर में बहू पोता पोती सब है, पर यहाँ देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। विकास को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन में कुछ सोचा और उसने निश्चित किया कि अब वह भी किसी से बात नहीं करेगा। फिर क्या था, उस दिन से उसने अपने बच्चों और पत्नी से बात करना छोड़ दिया और एक दूरी बनाकर रखने लगा। काम पर लौट कर आता और चुपचाप अपने कमरे में काम करने बैठ जाता। बच्चे और पत्नी बात करने की कोशिश भी करते तो
वो इशारों में कुछ बहाना बनाकर जवाब नहीं देता था। 3-4 दिन तक ऐसा ही चला। फिर बच्ची और पत्नी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके व्यवहार का कारण पूछने लगे। तब विकास ने बड़े प्रेम से अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, रूही, और मैंने 3-4 दिन तुम लोगों से बात नहीं की तो तुम्हें कितना बुरा लगा और तुम लोग परेशान हो गए। या सोचो दादाजी, तुम लोग के साथ रहते हैं पर तुम लोग उनसे बात भी नहीं करते हो, उन्हें कैसा लगता होगा। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, अरे पापा, हम दादाजी से क्या बात करें, उन्हें घर में अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता है, इसलिए तो मम्मी ने उन्हें कुछ न कुछ काम ही देती रहती है और वो कहते हैं उनसे कोई काम ही नहीं हो पाता है। आप दादाजी को वापस गांव क्यों नहीं भेज देते। विकास बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ अब गांव में ही जाकर रहूँगा, वो मेरे पापा हैं, मुझे तो उनका ख्याल रखना ही होगा। बच्चे बोले, नहीं नहीं, तब तो दादाजी को यहीं रखो और मम्मी आप भी दादाजी का ख्याल रखो, वरना जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं अगर आपके साथ ऐसा करूँगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। विकास को कंपनी की तरफ से 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया गया। उसे जाना ज़रूरी था वरना वो कभी नहीं जाता। विकास के जाते ही 10 दिन बाद एक छोटी सी गलती के कारण राधिका ने सुरेश जी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। यह कहा कि जब बेटा वापस आ जाएगा तब अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर आ जाना, तब तक मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। बहू की बातों से सुरेश जी की आंखों में आंसू आ गए। वह नम आंखों से चले गए। किसी को उन पर तरस नहीं आया। उन्होंने रिक्शा का काम पकड़ लिया। रोज़ सुबह से शाम तक रिक्शा का बोझ ढोते और शाम को थक कर इस रिक्शे में ही सो जाते। लेकिन इधर विकास को क्या पता था कि उनके जन्मदाता जो उन्हें जन्म दिए हैं ऐसे सड़क पर उसे रिक्शा चलाते हुए देखेंगे। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का बोझ ढोना चाहिए, वहीं आज मेरे बाबूजी इस उम्र में दूसरों का बोझ खींच रहे थे, वो भी राधिका के कारण। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वो पूरी रात हॉल में सोफे पर सोता रहा। सुरेश जी सुबह अपने कमरे से निकले। बेटे को हॉल में सोता देख उसके सिर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर सहने के लिए जाने लगे कि तभी उन्होंने देखा उनकी बहू राधिका दरवाजे पे ही बैठी रो रही थी। शायद पूरी रात वो दरवाजे पे ही बैठी रही। सुरेश जी को देखते ही राधिका उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्यों मैंने अपने पिता समान ससुर का इतना अपमान किया। भगवान वो मुझे नरक में भी जगह नहीं देंगे। आप तो जानते हैं भैया भाभी विदेश गए हैं, माँ बाबूजी कब कब मेरे साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी। सुरेश जी को अपनी बहू पे तरस आ गया और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और अंदर जाने को कहा। लेकिन विकास गुस्से में बोला, नहीं बाबूजी, आप इसे माफ़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यह दोबारा से वही व्यवहार करेगी, यह कभी नहीं सुधरेगी। इतना कहकर विकास राधिका को घर से बाहर निकालने लगा तो सुरेश जी ने बेटे के गाल पे एक तमाचा जड़ दिया और बोले, अभी इस घर में मैं बड़ा हूँ, इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा है, तुम कौन होते हो मेरे फैसले के बीच में बोलने वाले। पिता के एक थप्पड़ से विकास चुपचाप खड़ा हो गया और बोला, जी पिताजी, पर इसने जो आपके साथ किया उसके लिए इसे कैसे माफ़ कर देंगे। सुरेश जी भी राधिका को माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जीते जी अपने बेटे की गृहस्थी भी उजड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए दिल पे पत्थर रख कर अपनी बहू को माफ़ किया और सारे गिले शिकवे दूर कर राधिका ने भी विकास से माफ़ी मांगी और रोते हुए अंदर कमरे में चली गई। सुरेश जी ने बेटे को बैठाकर बहुत समझाया तो अंदर जाकर विकास बड़े प्रेम से राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, राधिका, सुना तुमने, हमारे बच्चे हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चे इतने छोटे हैं और उनकी इतनी सी बात तुम्हें कितनी बुरी लगी और तुम एक बार भी बाबूजी से भी सम्मान तो छोड़ प्यार से बात तक नहीं करती हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। अपनी माँ से तुम घंटों बातें करती रहती हो, तो क्या मेरे बाबूजी के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे बाबूजी भी तुम्हें जान से प्यारे हैं, जैसे कि तुम्हारी माँ है। सुरेश जी के स्टेशन पर जाकर अकेले बैठने की बात विकास उससे बताना सही नहीं समझा।
क्योंकि उसकी आंखों में शर्मिंदगी के एहसास दिख रहे थे और सबको अपने पूरे व्यवहार का खेद था। तो विकास ने उम्मीद की कि अब शायद उसके पिता के साथ उसके साथ में अपरिचित जैसा व्यवहार नहीं होगा। राधिका ने दोनों बच्चों को जाकर समझाया, बच्चों, तुम्हारे दादाजी तुम लोगों को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें पता है दादा दादी नाना नानी के पास कितने किस्से कहानियाँ होती हैं और जिन सवालों के जवाब तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगे उनके जवाब भी तुम्हें दादाजी के पास होते हैं और कुछ सवाल तो वो चुटकियों में हल कर देते हैं। तो तुम दोनों का भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। कुछ देर बाद जब सुरेश जी लौट कर आए तो दोनों बच्चे उनसे चिपट गए और बोले, दादाजी चलो ना हमारे साथ खेलो, आज हमारी छुट्टी है और उसके साथ रात में आप हमें किस्से भी सुनाना। पापा कहते हैं आपके पास किस्से कहानियों का खजाना है। रूही बोली, हाँ दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं और आप हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं। चलो ना हमारे साथ। बच्चों की बातें सुनकर सूरज जी की आंखें भर आई और वो बच्चों को प्यार करने लगे। फिर क्या था, अब रोज़ किस्से कहानियाँ का दौर चलता है और बच्चे के गृह का पूरा करने में सुरेश जी मदद किया करते थे। राधिका शाम होते ही कुछ न कुछ बनाकर चाय के साथ सुरेश जी को दे देती। वह कहते, बहू थोड़ा रुक जाओ, विकास आता ही होगा, हम सब मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। वो दिन और आज का दिन घर का पूरा माहौल बदल गया। घर में अब कोई अकेलापन महसूस नहीं करता था। सब हंसते खिलखिलाते रहते थे। एक रोज़ हंसते हुए सुरेश जी बोला, बाबूजी आप कुछ भूल रहे हैं। सुरेश जी ने कहा, क्या भूल रहा हूँ? करण बोला, बाबूजी इतने दिन हो गए आप काका के घर नहीं जाते हैं, वो आपका इंतज़ार करते होंगे। सुरेश जी एक पल को रुके, फिर बोले, नहीं बेटा, काका को अपने घर में रहने दो, मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। विकास मुस्कुरा कर चुप हो गया। दोस्तों, ये एक सुरेश जी की कहानी नहीं है, बल्कि आधे से ज़्यादा घरों में बुजुर्ग की यही हालत है। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ प्यार से बात करिए और सम्मान दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।